गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको क्रियात्मक समूहयुक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है एमाइड। जैसा कि हम एमाइड के बारे में बात कर रहे हैं, एमाइड जो कि एक अम्ल का व्युत्पन्न है और इसके लिए यदि हम सूत्र लिखें तो इसे इस प्रकार लिखा जाता है RCONH2। यदि हम इसका सामान्य सूत्र लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CnH2n+1 CONH2। एमाइड, यदि हमको इसका निर्माण करना है तो इसके लिए हम कोई भी अम्ल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक जनरल अम्ल के बारे में बात करें, RCOOH, ये एक अम्ल है। तो किसी भी अम्ल में से OH का प्रतिस्थापन एमिनो समूह के द्वारा किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप हमें एमाइड की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जैसे RCOOH है, इसमें से OH का प्रतिस्थापन अमीनो समूह के द्वारा होगा, तो उस परिस्थिति में जो बनने वाला यौगिक है RCONH2 बनेगा। तो यहाँ चूंकि यहाँ सिर्फ हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं, इसको हम कोई भी उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा HCOOH। जैसा कि आपको ज्ञात है कि HCOOH यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल है और फॉर्मिक अम्ल में से OH का प्रतिस्थापन जब NH2 समूह के द्वारा होता है तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम ईक अम्ल का प्रतिस्थापन हम एमाइड द्वारा करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल, ईक अम्ल का प्रतिस्थापन एमाइड द्वारा किया जाता है और एमाइड यहाँ पर NH2 के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखिए, तो यहाँ पर एमिनो समूह जुड़ेगा इसके साथ, तो ये एमाइड के रूप में, तो यहाँ होगा ये HCONH2 और इसे हम कहेंगे फॉर्म प्लस ईक अम्ल है ये, तो फॉर्म प्लस ईक अम्ल, तो ईक अम्ल हट करके वहाँ एमाइड जुड़ रहा है, तो इसे कहेंगे हम फॉर्म एमाइड। इसका नाम होगा फॉर्म एमाइड, या इसका नामकरण इस प्रकार किया जाता है कि यहाँ पर जो CONH2 है, इस प्रकार से एसिटिक अम्ल या अम्ल में से COOH का प्रतिस्थापन जब एमाइड समूह के द्वारा होगा NH2 के द्वारा, तो उस परिस्थिति में इससे बनेगा ये RCONH2। किसी भी रूप में इसका नामकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे अम्ल से हम एमाइड का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से इसका जो साधारण नामकरण होगा, साधारण नामकरण में ईक अम्ल का प्रतिस्थापन जब एमाइड के द्वारा होता है या एमिनो के द्वारा होता है, तो जो बनने वाला यौगिक होता है उसे हम इस नाम के आधार पर, अम्ल के नाम के आधार पर एमाइड का नामकरण करते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे फॉर्म एमाइड। यदि यहाँ पर CH3COOH है, इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, और यदि एसिटिक अम्ल से एमाइड बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा एसिड एमाइड, CH3CONH2। इसे कहेंगे हम एसिड, क्योंकि एसिटिक अम्ल में से ईक अम्ल हट चुका है और ईक अम्ल हट करके वहां एमाइड जुड़ रहा है, तो इसका नाम होगा एसिड एमाइड। ये तो हो गई साधारण नामकरण की बात। यदि हम इसका IUPAC नामकरण करें तो IUPAC नामकरण करने के बाद इसमें आप देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर फॉर्म एमाइड की बात कर रहे हैं, HCONH2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। जैसा कि अभी तक हम नामकरण में देख रहे हैं कि जनक एल्केन के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको 1 दिखाई दे रही है। तो जब कार्बन की संख्या 1 है तो उसमें आपको
एमाइड जोड़ना है। तो यहाँ पर जो एल्केन या कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे रही है, मतलब मीथेन है, तो मीथेन में से आप ई हटा देंगे और इसमें एमाइड आप जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेथेनामाइड। मेथेनामाइड। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मीथेन, कार्बन की संख्या 1 है इसलिए मीथेन, तो यहाँ से ई हट जाएगा और उसके स्थान पर एमाइड जुड़ जाएगा। तो एमाइड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AMIDE। ये एमाइड जो है इसमें जुड़ जाएगा मीथेन के साथ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपने इसे फॉर्मेमाइड नाम दिया था, तो फॉर्मेमाइड को आप फॉर्मामाइड नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको जनक एल्केन को आधार मान करके इसका IUPAC नामकरण करना है। ये आपका IUPAC नामकरण है। ठीक इसी तरह यदि हम एसिड एमाइड की बात करते हैं, CH3CONH2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे हम एसिटेमाइड कहते हैं। और एसिटेमाइड में जब हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो एसिटेमाइड का भी नामकरण इसी तरह से होगा। और यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -E और एमाइड प्लस, और इस तरह से कार्बन की संख्या यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, तो इसका हम एथेनामाइड लिखेंगे, एथेनामाइड। यदि यहाँ कोई बड़ी संरचना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा C4H9CONH2, यदि मान लीजिए हमने ये संरचना बनाई, ये भी एक यौगिक है, ये भी एक अमाइड है, और इसका निर्माण ब्यूटियोनिक अम्ल से हो रहा है। तो ब्यूटियोनिक अम्ल में से आप एल्कोहलिक समूह को या हाइड्रोक्सी समूह को हटाकर एमिनो समूह आप जोड़ते हैं, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर ब्यूटियोन एमाइड बनता है। इसका नाम है ब्यूटियोन एमाइड। तो ये जो ब्यूटियोन एमाइड है, ठीक इसी तरह इसका नामकरण भी हम करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे IUPAC नामकरण में यहाँ कार्बन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4 और 1 5 दिखाई दे रही है। तो 5 है यहाँ पर कार्बन की संख्या, तो इसे हम पेंटेन का नाम देंगे। तो पेंटेन में से E को हटाकर यहाँ पर आप एमाइड जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप एमाइड जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनामाइड। तो यहाँ पर आप देखिए एमाइड का नामकरण हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि एमाइड भी एक अम्ल का व्युत्पन्न है। तो उनके साधारण नाम को यदि हमको नामकरण करना है तो उसके लिए ईक अम्ल को हटाकर एमाइड जोड़ेंगे, और IUPAC नामकरण करना है तो जो भी नाम हमें प्राप्त हुआ है उस एमाइड का, उसमें कार्बन की संख्या आप काउंट करिए, गिनिए, और गिनकर उसमें देखिए कि कितनी संख्या है। यदि यहाँ पर 1 संख्या है तो मेथेनामाइड हो जाएगा, यदि 2 होगी तो एथेनामाइड होगा, 3 होगी तो प्रोपेनामाइड होगा, 4 होगी तो ब्यूटेनामाइड होगा। तो इस आधार पर आप इसका नामकरण करेंगे। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर, इसको यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं RCOOR, इस प्रकार लिखा जाता है। या फिर इसे आप लिखेंगे RCOOR-, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। और यदि हम इसका जनरल सूत्र लें CnH2n +1 COCnH2n +1, इस प्रकार से इसका नामकरण हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो एस्टर है, एस्टर को बताने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए हम कोई अम्ल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया CH3COOH, ये एक अम्ल है। यदि हम इसका वियोजन करते हैं तो वियोजन करने से 2 भाग हमको प्राप्त होते हैं, एक होता है एसीटेट और दूसरा भाग होता है H+ आयन।
तो जो एस्टर होता है, एस्टर में आप देखेंगे क्योंकि अम्ल से इसका व्युत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी अम्ल होगा उस अम्ल में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी भी एल्किल समूह के द्वारा होता है, तो उससे जो भी कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होगा उसको हम एस्टर कहेंगे। तो यहाँ पर जो एसीटेट हमें प्राप्त हो रहा है या एल्केनोएट प्राप्त हो रहा है, ये जो एसीटेट है, ये एसीटेट जो है एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये एस्टर बनाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं RCOOH और यहाँ पर मान लीजिए हम एक हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन एक एल्कोक्सी समूह के द्वारा कर रहे हैं। इसको कहा जाता है एल्कोक्सी ग्रुप। जब किसी भी अम्ल में, किसी भी जनक अम्ल में से हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन जब एल्कोक्सी समूह के द्वारा होता है तो जो बनने वाला यौगिक होता है उसे हम एस्टर कहते हैं। तो यहाँ होगा RCOOR, इसे कहा जाएगा एस्टर। यहाँ पर हम कोई भी यौगिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं CH3COOH। यहाँ यदि हम इसी को ले रहे हैं जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। अब इस एसिटिक अम्ल में से हम हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन यहाँ पर हम कर रहे हैं +OC2H5 एथॉक्सी ग्रुप के द्वारा। तो जब हम एथॉक्सी ग्रुप के द्वारा हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन जब एथॉक्सी ग्रुप के द्वारा किया जाता है तो जो बनने वाला यौगिक होगा वो इस प्रकार से बनेगा CH3COOC2H5। तो यहाँ जब हम नामकरण करेंगे इसका साधारण, यह भी जो हम बता रहे हैं आपको इसका साधारण नामकरण बता रहे हैं, तो साधारण नामकरण में आप देखेंगे कि यहाँ जो भी एसीटेट हमको प्राप्त हो रहा है, इसमें जब हम नामकरण करेंगे तो इसे हम, क्योंकि एसिटिक अम्ल में हम एथॉक्सी ग्रुप को जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है, तो ये कार्बन की संख्या 2 है, तो इस आधार पर इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। एथिल एसीटेट, साधारण नामकरण पहले देखते हैं हम, तो इसका साधारण नाम होगा एथिल एसीटेट, क्योंकि ये एसीटेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अम्ल को यदि हम वियोजित करें तो उससे एसीटेट आयन बनते हैं और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, एक आपको एसीटेट दिखाई दे रहा है और दूसरा एल्किल समूह दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पर जो छोटा समूह होता है, छोटा मूलक होता है, वह COO के साथ क्रिया करता है और वो एट बनाता है। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे एथिल एसीटेट। यदि हम यहाँ पर कोई दूसरा यौगिक ले रहे हैं, जैसे दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं HCOOH और इससे बनने वाला एमाइड है HCOOCH3। इस प्रकार से तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह हट रहा है, माइनस हाइड्रोक्सी समूह प्लस OCH3 ये हट रहा है और इसकी जगह पर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ रहा है। तो जब मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल से पता ही है यदि उसका वियोजन होगा तो जैसा यहाँ एसीटेट बनता है वहां पर आपको फॉर्मेट मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम नामकरण करेंगे तो इसका नाम होगा मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेट बनता है। या यहाँ पर यदि हम कोई दूसरा नाम ले लें, मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं C2H5COOH, तो इसे हम कहते हैं
प्रोपियोनिक अम्ल, और प्रोपियोनिक अम्ल से प्रोपियोनेट बनेगा, और ये जो प्रोपियोनेट होगा उसी प्रकार से आप नामकरण यहाँ कर सकते हैं। जैसे इससे बनने वाला मान लीजिए यहाँ C2H5 COO, यहाँ पर आप ले लीजिए C2H5 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लेंगे, इसको आप नाम देंगे एथिल प्रोपियोनेट, इसका नाम होगा एथिल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। तो ये साधारण नामकरण है। अब इसका IUPAC नामकरण करें तो IUPAC नामकरण में हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी बड़ा एल्किल समूह है उसे आप एल्किल कहेंगे, और छोटे समूह को COO के साथ जोड़ देते हैं और कार्बन की संख्या ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है, तो इसका नाम होगा एथिल एथेनोएट, इसे हम IUPAC में कहेंगे एथिल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3 COO C2H5, इसका IUPAC नाम होगा एथिल एथेनोएट। यहाँ पर आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि साधारण नाम में हमने इसे क्या लिखा है एथिल एसीटेट, और IUPAC नाम में इसे लिखा है एथिल एथेनोएट। एथेनोएट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर लें HCOO CH3, यदि हम इसका नामकरण करें तो इनका यदि IUPAC नामकरण होगा तो इसे लिखा जाएगा मेथिल मेथेनोएट, इसका नाम होगा मेथिल मेथेनोएट, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, मेथिल मेथेनोएट। इस प्रकार से यदि हम C2H5 COO C2H5 की बात करें तो यहाँ पर इसका IUPAC नामकरण होगा, तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो जाती है, तो 2 अगर हो रही है तो इसे हम लिखेंगे एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट, क्योंकि प्रोपेन से बना है और उसमें ओएट जुड़ गया है, प्रोपेनोएट। तो इस प्रकार से आप देखिए कि साधारण नामकरण एस्टर के लिए हम देखें तो साधारण नामकरण में जो भी एस्टर होगा उसके साथ हम 8 जोड़ देंगे, और 8 जोड़ने के बाद जो भी यौगिक बनता है उसको नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे। लेकिन IUPAC नामकरण में पहला एल्किल होगा और दूसरा एल्केनोएट होगा। तो यहाँ पर एल्केन को आधार मान करके एस्टर के साथ ओएट आप जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, एथिल एथेनोएट है, मेथिल मेथेनोएट है या एथिल प्रोपेनोएट है। तो इस आधार पर आप नामकरण करेंगे इसका। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी यौगिक हैं उनका नामकरण आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई लंबी श्रृंखला ले रहे हैं तो उसका नामकरण यदि हमको करना है तो इसको हम इस प्रकार से देंगे। जैसे मान लीजिए CH3 COO C4H9, यदि कोई यौगिक किस प्रकार का है CH3 COO C4H9 है तो इसे हम लिखेंगे ब्यूटिल एसीटेट, इसका साधारण नाम होगा ब्यूटिल एसीटेट, ब्यूटिल एसीटेट होगा। और यदि हम इसका IUPAC नामकरण करें तो इसे हम लिखेंगे ब्यूटिल एथेनोएट, ब्यूटिल एथेनोएट। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से अगला नामकरण करेंगे। नेक्स्ट है अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड।
अम्ल एनहाइड्राइड को इस प्रकार के सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है, RCOO। इस प्रकार से यदि हम इसको दूसरे सूत्र के रूप में लें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, CnH2n + 1 only one O, CnH2n + 1 CO। इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। अब यदि हम इसका नामकरण करें तो नामकरण के लिए जो भी दो अम्ल होगा, कोई सा भी अम्ल हम ले लें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं CH3 COOH, CH3 COOH। ये दो अम्ल है, जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ। ये एक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के दो अणु यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, एसिटिक अम्ल के दो अणु। अब ये जो दो अणु हैं, यदि इसमें से हम जल का अणु बाहर निकाल दें, मान लीजिए हम इसमें से जल का अणु बाहर निकाल रहे हैं, मतलब -H2O हमको करना पड़ेगा। तो जब हम -H2O करते हैं तो इसको हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं, ये यहाँ से H2O निकल गया। H2O निकलने के बाद आप देखिए जो संरचना आपको दिखाई दे रही है वो इस प्रकार होगी, CH3 CO CH3 CO O, इस प्रकार से। तो यहाँ जो निर्मित हो रहा है ये तो एसिटिक अम्ल था, और एसिटिक अम्ल में से ईक अम्ल को हटाकर वहां पर आपको एनहाइड्राइड जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर आपको ये नहीं जोड़ना है कि यहाँ पर आपने 1 2 3 4 करके आप ब्यूटियन एनहाइड्राइड आप नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जिससे मिलकर ये बना हुआ है, जिसका एक घटक एसिटिक अम्ल है, दूसरा भी एसिटिक अम्ल है, तो यहाँ पर इसका जब हम नामकरण करेंगे तो यहाँ पर हम ईक अम्ल को हटा देंगे। एसिटिक अम्ल में से ईक अम्ल को हटाएंगे आप और उसमें एनहाइड्राइड आप जोड़ देंगे, तो इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इस प्रकार से, इसमें हम दूसरा भी नाम आपको बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप प्रोपियोनिक अम्ल ले रहे हैं, C2H5 COOH। ये प्रोपियोनिक अम्ल है, इसके भी आपको दो अणु लेना है, C2H5 COOH। तो ये आप बता सकते हैं कि जब भी किसी अम्ल का निर्जलीकरण होता है तो निर्जलीकरण के बाद जो भी यौगिक बनेगा उसको हम कहेंगे अम्ल एनहाइड्राइड। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, तो जल के निकलने से बनने वाला जो भी यौगिक होगा उसे हम अम्ल एनहाइड्राइड कहेंगे, -H2O, और इस प्रकार से बन रहा है ये C2H5 CO C2H5 COO। तो यहाँ पर जब हम इसे प्रोपियोनिक अम्ल कहते हैं तो इसका नाम होगा प्रोपियोन एनहाइड्राइड। प्रोपियोन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गया इसका साधारण नाम। अब यदि इसका IUPAC नामकरण करना है तो यहाँ पर IUPAC नामकरण के लिए इस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लिख रहे हैं CH3 CO। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या आप देखिए, यहाँ पर 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन एनहाइड्राइड।
एथेन एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से उसी टाइप से इसको आप कहेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर नामकरण आपको जनक एल्केन के आधार पर करना है और एक ही भाग को आपको देखना है, उस आधार पर इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, जैसे हमने इसके लिए नामकरण किया है एथेनोइक एनहाइड्राइड। और ठीक इसी तरह यदि हम प्रोपियोन एनहाइड्राइड की बात करें तो इसे हम कहेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से ये हो गया अम्ल एनहाइड्राइड की बात। नेक्स्ट है एल्किल साइनाइड। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको आईयूपीएसी नामकरण में ओइक एनहाइड्राइड आपको जोड़ना है और इस तरह जो बनने वाला यौगिक है वो होगा आपका अम्ल एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम। नेक्स्ट है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं RCN। यहाँ पर एल्किल समूह के साथ साइनो समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए इसको हम एल्किल साइनाइड कहते हैं। और यदि हम इसको हम जनरल सूत्र लिखें तो इसे लिखेंगे CnH2n+1 CN। तो मालूम ही है आपको कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर आप * का चिन्ह भी दे सकते हैं। तो यदि हमको एल्किल साइनाइड का निर्माण करना है तो कोई भी मेथेन आप ले लीजिए, कोई भी जनक एल्केन ले लीजिए, चाहे आप मेथेन ले रहे हैं तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आपको साइनो समूह के द्वारा करना है। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस हाइड्रोजन प्लस साइनो समूह, इसको हम साइनो समूह कहते हैं। जब साइनो समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन होता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन साइनो समूह के द्वारा होगा तो ये बनेगा CH3CN। तो नाम के ही अनुसार इसे हम कहेंगे, क्योंकि ये एल्किल है, ये कहलाएगा मेथिल, क्योंकि मेथेन से बन रहा है तो ये होगा मेथिल साइनाइड। तो साइनो समूह साइनाइड बन जाएगा तो ये होगा मेथिल साइनाइड। उसी प्रकार से अगर हम एथेन से अगर क्रिया करा रहे हैं तो एथेन अगर मौजूद है C2H6 तो ठीक इसी तरह वही क्रिया होगी और उसके बाद जो बनेगा यौगिक वो बनेगा C2H5CN। अब जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि मेथिल साइनाइड बन रहा है तो ये क्या बन सकता है, एथिल साइनाइड बन सकता है। तो इस आधार पर यदि हम इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो इसे हम इस प्रकार दे सकते हैं मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3CN, C2H5CN या C3H7CN। यदि हम इसको आईयूपीएसी नामकरण करना है तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है। जैसा कि अभी तक हम जितने भी नामकरण आपको बताए उन सभी में जब आईयूपीएसी नामकरण करना पड़ता है तो जनक एल्केन के आधार पर कार्बन की संख्या इसमें देखनी पड़ती है कि कार्बन संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या आपको दिखाई दे रही है, C बराबर कितनी है, 2 है। यहाँ पर C बराबर 3 दिखाई दे रही है, यहाँ पर C बराबर 4। तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए है कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो उस आधार पर यदि हमको नामकरण करना है और यहाँ पर हमें नामकरण आईयूपीएसी का करना है, तो जब हम आईयूपीएसी का नामकरण करते हैं तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो ये होगा एथेन, तो इसे कहेंगे हम एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। और ठीक इसी तरह यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है तो ये होगा प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल।
यहाँ पर आप देखिए, अब इसके आधार पर आप इसका नाम तो बता ही सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या यदि 4 है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन के बाद क्या आता है, ब्यूटेन आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इस आधार पर आप विभिन्न प्रकार के उच्चतर सदस्यों के भी नामकरण लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखना हो C4H9CN, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ कार्बन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4 और 1 5 है। तो इसे हम कहेंगे पेंटेन नाइट्राइल। तो ये हो गया एल्किल साइनाइड का IUPAC नामकरण और साधारण नामकरण। यदि साधारण नामकरण है तो एल्किल साइनाइड के आधार पर ही नामकरण करेंगे और इसका नाम होगा, क्योंकि इसका जो नामकरण है वो एल्केन के द्वारा होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब साइनो समूह के द्वारा करते हैं तो इससे मेथिल साइनाइड बनेगा। और यदि यहाँ पर एथिल है तो एथिल साइनाइड बनेगा, प्रोपिल है तो प्रोपिल साइनाइड बनेगा। और यदि हम IUPAC नामकरण करते हैं तो कार्बन की संख्या साइनो समूह के कार्बन को भी इसमें जोड़ना पड़ता है। जब साइनो समूह के कार्बन को भी जोड़ते हैं तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो जाती है और नाइट्रोजन को नाइट्राइल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट है 5वां एल्किल आइसोसाइनाइड। अब नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, यहाँ पर तो एल्किल साइनाइड था और यहाँ है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड और एक उपसह संयोजक बंध होता है और ये इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों में ही आप देखिए इनके यदि अणु सूत्र देखें तो एक एल्किल समूह है, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर भी वैसी ही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर एल्किल समूह के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एल्किल समूह के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये दो यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे हम एल्किल साइनाइड कहते हैं और इसे हम कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इस आधार पर यदि हम नामकरण करें तो यहाँ पर कोई भी एल्केन ले सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी एल्केन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप CH4 लें, या मान लीजिए हम यहाँ पर C2H6 ले लेते हैं, दूसरा सदस्य ले लेते हैं C2H6। तो C2H6 यहाँ क्या है, एथेन है और एथेन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन आइसोसाइनो समूह के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -H प्लस आइसोसाइनो ग्रुप, इसको हम NC कहेंगे या इसको हम आइसोसाइनो समूह कहा जाता है। तो जब आइसोसाइनो समूह इसके साथ जुड़ेगा तो यहां पर ये बन जाएगा C2H5 NC। तो यहाँ पर आप ये ट्रिपल बॉन्ड आप बता भी सकते हैं, और अगर नहीं भी बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, जिसमें 2 सहसंयोजक बंध दिखाई दे रहे हैं और एक उपसहसंयोजक बंध है। तो यहाँ पर इसकी संरचना के आधार पर आप देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन की ओर दिया जा रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग दोनों के द्वारा ही किया जाएगा, किंतु ये नाइट्रोजन से कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अष्टक नियम के अनुसार इनके इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन से कार्बन की ओर एरो के चिन्ह से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये C2H6 की बात हुई, तो यहाँ पर जो बनने वाला यौगिक होगा उसे हम कहेंगे एथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसका नामकरण हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर कोई दूसरा यौगिक लेते हैं, जैसे
यहाँ जैसे CH4 ले रहे हैं तो CH4NC है या C3H7NC है या यहाँ पर C4H9NC है। इस संरचना को आप खोल करके भी इसे बता सकते हैं। यदि आपको खोलना है तो इसको आप इस प्रकार से खोल सकते हैं CH3 CH2 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 NC, इस प्रकार से। तो C4H9 की जो संरचना है उसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार बाकी जितने भी यौगिक आपको दिखाए गए हैं उन सभी को भी आप इस संरचना के द्वारा, क्योंकि ये कार्बन का श्रृंखलन होता है, कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन के रूप में या हाइड्रोजन के साथ कार्बन मिल करके और क्रियात्मक समूह इसके साथ जुड़ करके एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसका भी यदि हम साधारण नामकरण करें तो इसे हम यहाँ CH4 नहीं आएगा, यहाँ क्या होगा CH3 होगा, क्योंकि हम CH4 से बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। अब यहाँ पर यदि हमको इसका IUPAC नामकरण करना है तो IUPAC नामकरण के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये होगा मेथिल कार्बिल एमीन। C को कहा जाता है कार्बिल और N को कहा जाता है एमीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है एमीन का पहला भाग है। तो उस आधार पर इसे हम कहेंगे मेथिल कार्बिल एमीन। IUPAC में इसका नाम होगा मेथिल कार्बिल एमीन। इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम C3H7NC के लिए लें, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपिल आइसोसाइनाइड, प्रोपिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। और यदि इसका IUPAC नामकरण किया जाए तो IUPAC नामकरण में क्या होगा, प्रोपिल कार्बिल एमीन। इसे हम लिखेंगे प्रोपिल कार्बिल एमीन। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर C4H9NC की बात कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल आइसोसाइनाइड। कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या 4 है तो ये ब्यूटिल हो गया, क्योंकि ये हम आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड की। तो इसे हम कहेंगे ब्यूटिल आइसोसाइनाइड। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम जब साइनो समूह का आपको बता रहे थे, साइनो समूह का नामकरण बता रहे थे, तो यहाँ पर जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो एल्किल समूह के साथ जो भी कार्बन होगा उस कार्बन को साइनो समूह के कार्बन के साथ जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो भी कार्बन होगा उस आधार पर उसका नामकरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आइसोसाइनो समूह का नामकरण करते हैं तो आइसो समूह के नामकरण के समय आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जब नामकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर आइसोसाइनो समूह के कार्बन को आपको जोड़ना नहीं है, यहाँ सिर्फ जो एल्किल समूह होगा वह अलग से होगा और इस प्रकार से आप इसमें कार्बिल एमीन का नाम देंगे। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे ब्यूटिल कार्बिल एमीन, इस प्रकार से। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया एमाइड के बारे में कि एमाइड में किस प्रकार से नामकरण होता है, और नामकरण में साधारण नामकरण है तो एल्किल एमाइड हो जाएगा, और IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें हम मेथेनामाइड एथेनामाइड का नामकरण करेंगे। यदि हम एस्टर का नामकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर एल्किल एल्केनोएट होगा, और IUPAC नामकरण किया जा रहा है तो एल्किल एल्केनोएट होगा,
वहाँ एल्कियोनेट होता है और यहाँ एल्केनोएट हो जाता है। तो इस आधार पर हम नामकरण करते हुए आप देखें तो यदि जो भी यौगिक हमें निर्मित हो रहा है उसमें जो भी क्रियात्मक समूह होगा, चाहे वहाँ पर एमाइड समूह हो, चाहे अम्ल समूह हो, चाहे एनहाइड्राइड समूह हो, चाहे वहाँ साइनो समूह हो, इनका यदि हम परीक्षण करते हैं, जो कि ये क्रियात्मक समूह है, और इन क्रियात्मक समूह के परीक्षण के द्वारा ही हम उस यौगिक की पहचान करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से क्रियात्मक समूह के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है और उनकी पहचान की जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। थैंक यू।